हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चे, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहा हूँ। सर ये कौन से सब्जेक्ट में है? ये है बेटा आपका टैक्स के अंदर इनकम टैक्स, और उसके अंदर चैप्टर का क्या नाम है बच्चे? इनकम विच डू नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम। यानी कि कुछ इनकम, आप हेडिंग से समझना, इनकम जो कि डू नॉट, जो कि नहीं रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी आपकी? पार्ट ऑफ टोटल इनकम। यानी कि आपको इनकम तो है लेकिन आप उसको टोटल इनकम की कैलकुलेशन में, ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, विच मीन्स कैन आई से दैट इट इज एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। यस, तो कुल मिलाकर मैं आपके साथ आज जो बात करने जा रहा हूं बेटा, वो इनकम की जो कि हमारी क्या होंगी? एग्जेम्प्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वीडियो किन बच्चों के लिए? सर ये सीए में भी है, सीएस में भी है, सीएम में भी है, तो तीनों को देखनी है। लेकिन आपको तभी देखनी है जब आपका टैक्स एक बेसिक लेवल पर आपको आता हो, 2-3 हेड्स कम से कम आपको आते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सर कि मैं जब ये चैप्टर करवा रहा हूँ, ऑब्वियसली आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग रहने वाली है, अगर आप इसको बाद में भी देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए टैक्स का। अगर नहीं है तो भाई साहब ये वीडियो में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आइए बेटे हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं। सर बेसिकली इस चैप्टर में क्या है मैं एक बार बताता हूं आपको। इनकम विच डू नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बच्चे इस चैप्टर को मैं आपका बोलूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास है और आपके 4 से लेके 6 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आप समझ रहे हो? और बच्चे की क्या आदत होती है कि वो इस चैप्टर को छोड़ देता है, तो इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जाना, मेरे को आपको सिर्फ गो थ्रू करवाना है। देखो ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर हैवी नहीं है बच्चे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कि हाँ सर ये एग्जाम्प्ट होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली इस चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ आपको। इस चैप्टर में एक हमारा होगा एग्रीकल्चरल इनकम। अरे सर वो तो आपने करवा दिया है। हाँ बेटे हाँ, जो एग्रीकल्चरल इनकम आपको मैंने करवाया था वही सारा का सारा इस चैप्टर में डाला हुआ है, तो बढ़िया है सर। देन मैं कुछ आपके साथ लिस्ट डिस्कस करूंगा, लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस, कि ये एग्जाम्ड, ये एग्जाम्ड, ये एग्जाम्ड, ये एग्जाम्ड, यहाँ काम करोगे वो एग्जाम्ड, सिक्किम में काम करोगे वो एग्जाम्ड, इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम्ड, क्या क्या एग्जेम्पशन है वो देखनी है बेटा में। और एक कैटेगरी बनती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एग्जेम्पशन की, अंडर सेक्शन 10AA। बच्चे ज्यादा चांसेस आने के या तो यहां से होंगे मेरे हिसाब से, एसईजी अगर आप देखोगे ना। लेकिन साहब आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, और आपको ये भी करना है। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आपके साथ में चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सर हम कहां से पढ़े इसको? बच्चे मैं अभी जो आपकी क्लास लूंगा वो ICAI के मॉड्यूल से ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं अभी जो स्क्रीन पर शेयर करूंगा दैट वुड बी फ्रॉम ICAI मॉड्यूल। उसके बाद आप अभी क्लास तो वहां से ले लीजिए,
ठीक है, उसके बाद आपको गिरीश्वर सर की बुक से पढ़ना है, गिरीश्वर सर की बुक से पढ़ लीजिए, अपने मॉड्यूल से पढ़ना है, अपने मॉड्यूल से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मेरे को आपका माइंड डेवलप करना है, उसके बाद तो जहां से कंटेंट मिले कर लो बेटा। क्लियर है? आइए सर आइए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें। और वो बेसिक बातों में आपने दो वर्ड सुने होंगे। एक आपने सुना है एग्जेम्पशन और एक आपने सुना है डिडक्शन। अभी अभी चैप्टर करा है ना हमने डिडक्शन वाला। हाँ सर। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है सर? बच्चे आप ये समझो, अल्टीमेटली फायदा तो दोनों ही दे रहे हैं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि टैक्स नहीं लगेगा। डिडक्शन का मतलब क्या है कि हाँ भाई तुम्हारी जो इनकम थी उसमें से वो डिडक्शन मिल गई। तो अल्टीमेटली दोनों से मुझे टैक्स बेनिफिट है, टैक्स की बचावट है। ठीक है, अब समझना छोटा छोटा, एग्जेम्पशन आपकी ज्यादातर कौन से सेक्शन में डिस्कस करी हुई है? सेक्शन 10। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि सर जो जितनी भी एग्जेम्पशंस मिलेंगी ना आपको, जैसे आप ये लगा लो, आपने क्लबिंग का चैप्टर करा है, उसके अंदर एग्जेम्पशन थी माइनर चाइल्ड की, वो सेक्शन 10 के अंदर थी। डिविडेंड 1034, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी करी है, म्यूचुअल फंड के यूनिट की 1035। कैपिटल गेन सारा एग्जेम्प्ट होता था 1038 में। अपना सैलरी पूरा का पूरा देख लो, जितनी भी हमने एग्जेम्पशन करी उसमें ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन, लीव एनकैशमेंट की एग्जेम्पशन, एचआरए की एग्जेम्पशन, अलाउंसेस की एग्जेम्पशन, सारे सेक्शन 10 है भाई साहब, ध्यान रखना। अब समझ रहे हो? और डिडक्शन कौन सी थी सर? सर ये वाली तो ना हमने अभी अभी जो पढ़ी थी, इसके तो सेक्शन अलग अलग थे, चैप्टर 6A में थे, ये तो 10 से नहीं चल रहे। हाँ बेटा, सब जरूरी थोड़ा ना हर चीज 10 से ही चलेगी। आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई सेक्शन 10 सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर आपको फायदा ही दिलाएगा। आइए, क्लियर है? अब होता क्या है, एग्जाम्पल सर बताना। बेटे जो एग्जेम्पशन वाली बात होती है ना, वो क्या होता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीटीआई। मान लो एक इंसान है, ठीक है, उसको सैलरी इनकम हुई और एग्रीकल्चरल इनकम हुई। तो याद करो बच्चे, अगर सैलरी है 10 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख, तो भाई जब इसकी कंप्यूटेशन निकालोगे तो सैलरी के अंदर तो तुम 10 लाख लिखते हो, एग्रीकल्चर इनकम किसी भी हेड में डालते हो? नहीं सर, नहीं, हम नहीं डालते। तो सीधा तुम्हारा जीटीआई आ जाता है बच्चे 10 लाख। क्या मैं एग्रीकल्चरल इनकम अदर सोर्स के अंदर, एग्रीकल्चर इनकम कहाँ दिखाया जाता है बच्चे? अदर सोर्स के अंदर, क्या मैं उसको इसमें डालता हूँ? डालता ही नहीं। तो कह सकता हूँ कि वो जीटीआई की कैलकुलेशन में ही नहीं आता। हाँ सर। वही बात रही डिडक्शन की। डिडक्शन में क्या होता है बेटा, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन जीटीआई। पहले इसको इंक्लूड करा जाता है, उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अलाउड। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज कर पा रहे होगे, क्योंकि आपने अभी अभी डिडक्शन का चैप्टर करा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, मेरा यूट्यूब पर ये चैनल बना हुआ है एडू जंक्शन के नाम से, उसमें ये
डिडक्शन की भी क्लास है। ठीक है सर, अब मेरी बात समझिए। सर डिडक्शन का कोई एग्जांपल दे दो। याद करो बेटे, मैंने तुम्हें बताया था डिडक्शन का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि इंटरेस्ट वाला 80 TTA। पहले क्या होता था, आप उसको कमाते हो, पहले वो इंक्लूड होती है इनकम में। ठीक है, आप पहले कमाते हो TTA। TTA में क्या था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक। पहले इंटरेस्ट आया तो मेरी इनकम में बैठा, उसके बाद नीचे डिडक्शन मिली 10,000 की मैक्सिमम। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले इट इज इंक्लूडेड एंड देन डिडक्शन। तो आई होप आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन में कंफ्यूजन अब नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आइए बेटे आइए, आपके साथ चैप्टर का शुरुआत हो रहा है सर। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आइए, अगर आप देखोगे ये देखो, एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम या फिर पार्शली। या तो आपको एग्जेम्पशन पूरी की पूरी मिलेगी या फिर पार्शली मिलेगी। याद करो बेटे, ग्रेचुइटी पार्शियल में आता है, हो सकता है ग्रेचुइटी में 50 लाख मिल जाए लेकिन 20 लाख की एग्जेम्पशन है, ऐसे ये नाम दिए हुए हैं। तो जब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं जब आपका इनकम टैक्स पूरा का पूरा, पांचों हेड सब कुछ हो जाएंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें रीड करने में मजा आएगा। ठीक है सर, क्या आप हमें ये वाली डिस्कस करने वाले हो? बेटे कुछ एग्जेम्पशंस हेड के अंदर ही डिस्कस हो गई हैं, जो हेड के अंदर डिस्कस नहीं हुई वो इधर मैं डिस्कस करूंगा। तो मोटा मोटी मैं आपके साथ इस क्लास में एग्जेम्पशंस डिस्कस करूंगा। सर क्या सारी एग्जेम्पशन? नहीं बेटे नहीं, सारी एग्जेम्पशन पूरी दुनिया में जितनी भी इंडिया में एग्जेम्पशन है वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट जो हमारे कोर्स के अंदर कुछ एग्जेम्पशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आइए, ये वाला टॉपिक मैंने अभी अभी आपका करा दिया, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 वर्सेस डिडक्शन अंडर 6A। तो आपको ये समझ आ गया। ये देखो, छोटा सा पढ़ लो। द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, एंड इनकम फ्रॉम विच डिडक्शन आर अवेलेबल विल फर्स्ट बी इंक्लूडेड इन GT एंड देन डिडक्शन इज अवेलेबल। तो यही बात है बेटा, इससे ज़्यादा कोई और साइंस नहीं लगानी। ये देखिए, exemptions which are discussed under the relevant chapters। तो जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर लिए बच्चे। देखो, सैलरीज के अंदर ये सारी डिस्कशंस थी, ये सारी एग्जेम्पशंस थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिट्रेंचमेंट, VRS, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन, HRA, ठीक है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये देखो क्लबिंग वाले में माइनर इनकम, ठीक है, ऐसे ही GTI के अंदर कुछ हमने कर ली। तो बेसिकली एक ओवरव्यू है, इसको आपको याद नहीं करना है। अब आपका शुरू हो रहा है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 10। एग्रीकल्चर इनकम याद करो बच्चे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 था। सर क्या हमें सेक्शन याद रखना है? बिल्कुल आपको याद रखना है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 आपको याद होना चाहिए। और ये देखिए, ये सारा का सारा हो चुका है सर। सर हमारा नहीं हुआ, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, टेंशन क्यों लेते हो बेटे? एग्रीकल्चर इनकम की क्लास आ जाएगी ना जब समय आएगा। तो अगर कर लिया है तो इसको पेजेस को पलटते जाना, अगर नहीं करा है तो भी पलट देना बेटा, टेंशन नहीं लेनी, दोनों केस में पलट दीजिए। आइए, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ HUF। सर ये क्या बोल रहे हैं? HUF को इनकम हुई और कुछ अमाउंट रिसीव करा बाय अ मेंबर। ठीक है, अब समझते हैं। सर इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। HUF क्या होता है ये कुछ नहीं, आप इस पे सिर्फ बॉक्स में करना, कुछ ना कुछ डबल टैक्सेशन होगा। तो आइए पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन ऑफ वन एंड द सेम इनकम once in the hand of HUF which earns it and again in the hands of member when it is paid out to him,
Section 10 subsection 2 provide that member of HUF do not have to pay tax in respect of any amount received by them from family. सर आपने बोला तो बहुत अच्छा, पर समझ कुछ नहीं आया सर। बेटे बेटे बेटे, अभी मैंने सिर्फ बोला है, मैंने समझाया कहाँ है बेटे बेटे बेटे। सर फिर आप समझाइए ना। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। हमें तो नहीं लगता सर, भरोसा करो बच्चे। सर याद करो, क्या HUF सेपरेट पर्सन है? हाँ सर। क्या HUF ने अपनी सेल करी 100 रुपए की और HUF की कॉस्ट है 20 रुपए की, तो HUF का प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 80। और मेरे बच्चे याद करो, HUF के ऊपर टैक्स कैसे लग जाएगा? स्लैब रेट्स, क्योंकि भाई एक पर्सन है HUF, तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, HUF के पीछे कौन होते हैं? मेंबर्स। मान लो ये 4 मेंबर्स हैं, ये 80 रुपए 4 मेंबर्स में बढ़ गए, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। सर ये 80 बांटने का मतलब यहां पे प्रॉफिट 0 हो गया? ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और अपने मालिकों को बांट दिया एज डिविडेंड, तो कंपनी के प्रॉफिट 0 हो गए क्या? डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मालिकों को, वो एप्रोप्रिएशन होती है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये HUF की टोटल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर अब ये 20-20 रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लो भाई जो कमाया डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। सवाल ये है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या ये जो 20-20 रुपए मिले हैं, क्या ये टैक्सेबल है? नहीं सर, ये 20 रुपए एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। यही बात तो 10 सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर HUF के मेंबर को प्रॉफिट में से शेयर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी HUF के हैंड में टैक्सेबल हो चुका है। बिंदास। समझ आ गया सर? समझ आ गया, समझ आ गया सर, समझ आ गया। और मुझे बता दीजिए, मैं अगला सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं। ये 3 पार्टनर हैं, ये क्या चला रहे हैं सर? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं सर। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर के होते हैं या पार्टनरशिप फर्म? सर पहले लेवल पे तो पार्टनरशिप फर्म के ही होते हैं। सेल करा 10 करोड़, कॉस्ट आया 4 करोड़, तो प्रॉफिट कितने के हो गए? 6 करोड़ के। अब मुझे बताइए, आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, तो कहां से स्टार्ट करते थे? नेट प्रॉफिट। अब सवाल ये है, सर ये जो नेट प्रॉफिट आ गया इसके ऊपर टैक्स है? बिल्कुल है बेटे, पार्टनरशिप फर्म पे 30% है। तो सरकार ने कितना टैक्स ले लिया? मोटा मोटी 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो 6 करोड़ थे ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपका एक छोटा सा डाउट यहाँ पे ये आ सकता है, अच्छा सर इसका मतलब 6 करोड़ बचे, 1 करोड़ 80, तो उसके बाद तो 4 करोड़ 20 रह गए, तो कर लो ना भाई। और डिटेल में जाना है चले जाओ, मेरी क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, और डिटेल में चले जाओ। मैं तो चाहता हूं आप इतने समुद्र में इतना डिटेल में चले जाओ कि सर ये टैक्स आ गया 4.20 करोड़ और अब ये तीनों में बढ़ जाएगा। कितना कितना आएगा कह सकता हूँ? 1.40 करोड़। ए भाई तुमको कितना मिला? 1.40 करोड़, 1.40 करोड़। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं होगा सर। इट वुड बी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, बिकॉज इनको जो मिल रहा है वो शेयर इन प्रॉफिट्स मिल रहा है जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया है। यही बात अगला सेक्शन बोलता है 10(2)(a). 10(2)(a), share income of a partner. 10(2)(a). This clause exempt from tax a partner's share in the total income of the firm. In other words, the partner's share in the total income of the firm determined in accordance with the profit sharing ratio will be exempt from tax. Why? Because it leads to double taxation.
क्लियर है सर? इसके अंदर ये जो इतनी सारी बातें लिखी है बेटे, आप रीड कर लोगे तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं बहुत डिटेल में आपको ये बात अब बोल चुका हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क है। सर क्लास शुरू होते ही आप होमवर्क देना स्टार्ट कर देते हो। बेटा आपका अधिकार है होमवर्क का, मैं आपसे आपका अधिकार नहीं छीन सकता। आइए, ये एक नया आप बातें सुनोगे। इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनआरई? अच्छा पहले आराम से हेडिंग पढ़ते ताकि आपको पढ़ाना भी सिखाना है मैंने। इंटरेस्ट ऑन मनी, आपको इनकम कौन सी हो रही है? इंटरेस्ट की हो रही है, ठीक है, इंटरेस्ट कमा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पे पैसा रखा हुआ है। स्टैंडिंग टू द क्रेडिट, एक इंडिविजुअल के क्रेडिट पर पड़ा हुआ है इन हिज एनआरई अकाउंट। सर एनआरई अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। सर ये क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनना, जब कल को आप विदेश में जॉब करने जाओगे, आप यूएसए में जॉब कर रहे हो, आपको यूएसए का जो एम्प्लॉयर होगा वो डॉलर में देगा, बोलो हाँ हाँ सर। लेकिन बेटे क्या हो सकता है कि घर में कुछ पैसा रखना है और घर वालों के लिए इधर फटाफट भेजना है तो इजी रहे। हाँ सर, तो इसलिए यहाँ के जो बैंक्स है, यहाँ के बैंक मतलब आईसीआई, सिटी बैंक, आईसीआई, येस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक है ना, ये कहते हैं हमारे भाई लोग जो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार तो यहाँ होंगे, उनको पैसा उनके लिए रखना होगा, तो उनके लिए एनआरई अकाउंट खुलता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड अभी बाहर यूएस में जॉब कर रहा है, तो उसने अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर करना है, या कोई भी सर यहाँ पे सर उसने घर की ईएमआई जा रही है उसकी कोई, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो उसको क्या अकाउंट खुलाना पड़ता है? एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट किसके पास खुल रहा है? इंडियन बैंक्स के पास। किन लोगों के लिए? वो लोग जो कि बाहर गए हुए हैं, बाहर कमाते हैं, तो अपनी कमाई तुम एनआरई अकाउंट में डाल दो, ठीक है। सर किस में डालते हैं? वो डॉलर्स में डाल देते हैं, तो बैंक अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है। अब उस पैसे पे क्या इंटरेस्ट मिलता है? सर कहीं भी पैसा जमा कराओगे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा सर। अब सवाल यह है, क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। 10.4.2। आइए, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, बॉक्स में कर लीजिए इंडिविजुअल, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन एनआरई अकाउंट in accordance with Foreign Exchange Management Act would be exempt. Condition, जो इंडिविजुअल है is a person residing outside India. क्लियर है सर? हमें समझ आ गया। और बेटा आपके पास सबसे ज्यादा भयंकर यंत्र है गूगल। एनआरई अकाउंट को थोड़ा सा गूगल करके देख लो भाई, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एनआरई अकाउंट में बी ओपन मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, आप सेविंग्स के तरीके से, करंट, रेकरिंग, एफडी। अच्छा सर ये किसकी वेबसाइट है भाई? आईसीआई देख रहे हो, इंडियन बैंक की है ना। These accounts are open for the purpose of depositing income earned overseas. The fund held in these accounts can be remitted back overseas. अगर उसको अपने बाहर वाले बैंक में लेना है तो भी हो जाएगा, subject to terms and condition. Income from interest on balance is exempt from income tax. Oh my God, ये तो अभी पढ़ा था। Balance held in such are exempt from wealth tax. Wealth tax हट चुका है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन है। These accounts are opened in Indian rupees ताकि घर वालों को आराम से पैसा मिल जाए। All foreign exchange deposit received for the credit of these, तो आप ये पढ़ो foreign exchange deposit, मैंने जमा तो करा डॉलर में, और इंडिया भी खुश, वाह भाई वाह, बाहर हमारे जो भाई गए हुए डॉलर लेके आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहे हैं, तो उनको फायदा तो देना चाहिए। बेसिकली इंडिया यही चाहती है, बाहर के अपने जितने जितने डॉक्टर्स, जितने इंजीनियर, जितने आईटी प्रोफेशनल है, भाई डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, हम तुम्हें फायदा देंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएगी इनकम। आई होप आपको क्लियर होगा।
आइए, रेम्यूनरेशन अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, मैं आपको बॉक्स में करवाऊंगा। रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, तो मिल क्या रहा है भाई, रेम्यूनरेशन किसको मिल रहा है भाई, इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उनको अगर रेम्यूनरेशन मिलेगी तो भारत सरकार ने बोला है कि एग्जेम्प्ट। सर ये तो बड़ी गलत बात है सर, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हमारे ऊपर टैक्स, और जो नहीं है उसको एग्जेम्प्ट। बेटे वो कभी कभी आते हैं ना, समझा करो ना। इंडिविजुअल assessees who are not citizen of India are entitled to certain exemption। क्या एग्जेम्पशन है, रेम्यूनरेशन किससे मिली होनी चाहिए, ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट। जब आप चाणक्यपुरी वाली रोड पे जाते हो तो वहां पे देखते हो ना, यूएसए की एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी है ना, अलग अलग चाइना एम्बेसी, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसीज है बेटा। तो क्या वहाँ पे वहाँ के लोग जो दूसरी कंट्री के उन लोगों ने इंडिया भेजा हुआ है उन्हें, हाँ सर भेजा हुआ है। उनको जो रेम्यूनरेशन मिलती है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज, वो क्या हो जाती है बेटा, एक्सेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6। The remuneration received by a person for service as an official of an embassy या फिर हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव is exempt। कंडीशन क्या है, the remuneration received by our corresponding government official। अगर चाइना की एम्बेसी यहां है तो चाइना में भी तो इंडिया की एम्बेसी होगी। तो भारत सरकार कहती है देखो भाई, तुम्हारे चिंकी इधर काम कर रहे हैं, चाइनीज ऑफिशियल्स, तुम्हारे चाइनीज ऑफिशियल्स इधर काम कर रहे हैं, तो उन पे हम टैक्स नहीं लेंगे, बस हमारे जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं एम्बेसीज में, उन पे मत लो। क्लियर है? हाँ सर। सर ये सेकंड पॉइंट बेटा रीड कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल हो चुकी है इस बारे में बात। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सर सर्विस कहाँ दी गई है, इंडिया में, एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज, यानी कि एक बाहर की कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया में आया और उसने इंडिया में सर्विस दी। एम्प्लॉय तो बाहर का ही है सर, है ना, एम्प्लॉय जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी बाहर की है और उन्होंने इंडिया में भेजा है, जाओ जरा इंडिया में R&D करो, कहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बाहर की बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में अब इन्वेस्ट करेंगी तो सीधे इन्वेस्ट होता है क्या, पहले ऑफिशियल्स आते नहीं क्या उनके, चेक नहीं करते, 4-5 लोकेशन देखेंगे, हाँ सर। तो आइए, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ फॉरेन नेशनल एज एन एम्प्लॉय of foreign enterprise for services rendered by him during his stay in India is exempt। यानी कि जितने भी टाइम के लिए वो आया है उसने जो भी सर्विस रेंडर करी है is exempt from tax। रेम्यूनरेशन सर ये दे कौन रहा है, उसकी कंपनी ही दे रही है भाई। रेम्यूनरेशन होती है सैलरी, और वो कौन देगा, फॉरेन एंटरप्राइज ही देगा। लेकिन इसको डीम्ड अक्रूड मान लेते हैं ना, क्योंकि सर्विसेज कहां पर है, रेंडर्ड इन इंडिया, रेजिडेंशियल स्टेटस करा है ना आपने। इफ इट इज रेंडर्ड इन इंडिया इट इज अक्रूड इन इंडिया, एंड इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। द फॉरेन एंटरप्राइज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड, द एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज। इसको बॉक्स में कर लेना बेटा, इस पॉइंट पे आ सकता है क्वेश्चन। एम्प्लॉय 90 दिन तक ही तुम्हें ये चीज अलाउड है, 90 दिन से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद ऑपरेशन एम्प्लॉयमेंट ऑन अ फॉरेन शिप। सर बाहर की बहुत सारी शिप्स होती हैं सर, कार्गो सामान लेकर आती है, यहां पर आती है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, फॉरेन शिप। मिल क्या रहा है, सैलरी। किसको मिल रही है, नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट को। क्यों, क्योंकि वो फॉरेन शिप में जॉब कर रहा है। लेकिन सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, सर्विस इंडिया में दी है, तो भाई साहब वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, 90 दिन के अंदर अंदर वापस हो लेना भाई साहब। क्लियर है?
रेम्यूनरेशन रिसीव बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, बाहर की सरकार, उनके एम्प्लॉयज ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर यहां पर आते हैं तो उनको जो भी इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? हाँ सर। सर ये रीड करना है? हाँ बेटा, ऊपर ऊपर से रीड करना है, ऐसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या बोल रहा है सर? बॉक्स में कर लो बेटा, रॉयल्टी इनकम। और आपको रॉयल्टी इनकम क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी है। रॉयल्टी इनकम मिली किससे? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या करती है बेटे? हमें नहीं जाना बेटे इन चीजों में। तो अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। क्लियर है? सर आपको याद होगा भोपाल गैस, एक ट्रैजिक इवेंट था भोपाल गैस लीक, जिसमें आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एक्साइड बैटरीज का बहुत ज़्यादा उस कंपनी का वहाँ पे उनका यूनिट था और वो लीकेज हो गई थी सर वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की बहुत स्किन खराब हो गई थी। इनफैक्ट मैं भी कुछ दिन भोपाल में रहा था जब अपने टाइम पे GMCS क्लासेस थी, CA के अंदर होती है ना, तो मैंने भोपाल से ली थी। तो आई रियलाइज देयर कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनका जो स्किन का टेक्सचर है वो एकदम वाइट हो गया है लाइक, और वहाँ का पानी बहुत हार्ड है, और लोगों को अभी भी वहाँ पर वो चीज़ होती है क्योंकि पानी के अंदर अभी भी वो कंटामिनेटेड है। तो जितने भी लोग भोपाल गैस विक्टिम में जिनको जो भी डैमेज हुआ है, लाइफ डैमेज और बाय वॉट एवर सेंस, उनको अगर कोई भी पेमेंट करी गई है तो वो एक्सेम्प्ट है। एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, एनी स्कीम फ्रेम देयर अंडर विल बी फुली एक्सेप्ट। क्लियर है? लेकिन एक छोटी सी चीज, ये कॉमन हर जगह पे आएगी, आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ, सर मेरी उधर फैक्ट्री थी, मेरे को फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई और मेरे को उसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल गई, ये देखो क्या बोल रहे हो, पेमेंट मेड टू एन असेसी इन कनेक्शन विद भोपाल गैस लीक टू द एक्सटेंट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन। अगर उसकी कोई डिडक्शन मिल गई है आपको पहले, ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस कॉस्ट टू हिम विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। अगर आपको ऑलरेडी इनकम टैक्स में थ्रू सम एनी अदर सेक्शन आपको बेनिफिट मिल गया है तो आपको अब वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। सर पहले तो भोपाल गैस वाला था, अब कोई भी डिजास्टर है बेटा। दिस क्लॉज एग्जेम्प्ट्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, चाहे मिला हो चाहे अभी नहीं मिला, ड्यू हो चुका है, एज कॉम्पेंसेशन बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। सो इट इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड, ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। बस कंडीशन क्या है? शुड बी ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। क्लियर है? Exemption would not be available in respect of compensation for alleviating any damage or loss, यानी कि आपको नहीं मिलेगी जो भी in respect of any compensation which has already been allowed as deduction। भाई अगर आपको कोई खर्चे की डिडक्शन, सर मेरी चेयर डिस्ट्रॉय हो गई और मैंने उसकी डिडक्शन ले ली और उसके बाद मेरे को सरकार उसका पैसा दे रही है, ये लो भाई तुम्हारी चेयर 100 रुपए की डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैं 100 रुपए की डिस्ट्रक्शन की इनकम टैक्स में डिडक्शन ले ली, मैंने राइट ऑफ करवा दिया, डिडक्शन ले ली, अब मेरे को वो 100 रुपए मिले, क्या वो एग्जेम्प्ट होंगे? नहीं होंगे सर। सेम बात पहले भी थी।
डिजास्टर मीन्स आप इसको रीड कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 5 वुड बी योर होमवर्क। तो क्या बोल रहे, ये कह रहे हैं सर कॉम्पनसेशन अगर आपको रिसीव होती है लोकल अथॉरिटी से तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल थोड़ा ना होती है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सर सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है बेटा, आप अपनी डॉटर के लिए, लाइक मैं अपना केस आपको बताता हूँ, मैंने अपनी डॉटर के लिए एक अकाउंट खुलवा रखा है इन द नेम ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सर उस अकाउंट में क्या है बेटा, किसी भी बैंक के पास जाके वो अकाउंट खुल सकता है। तो सपोज करो मैंने 1 साल का 1 लाख रुपए डाला सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अपनी डॉटर के नाम, याद करो 80C में लिखा हुआ था, आप जितना भी डिपॉजिट करोगे आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। तो मैंने 1 लाख जमा कराया, तो मुझे 1 लाख की डिडक्शन कहाँ मिल गई बेटा, 80C में। सर आपने उधर जमा क्यों कराया, मैंने कहा भाई ठीक है पैसा इकट्ठा हो रहा है और इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो मैं फोकस कर रहा हूँ अब इंटरेस्ट के ऊपर। तो जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है अराउंड 8 और 8.5%, तो मेरे को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो 10-11 बताता है। और कल को जब मैं सारा पैसा विड्रॉ करूंगा तो भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। सर उस टाइम पे तो कोई इनकम है ही नहीं आपकी टेक्निकली, हाँ बेटे, लेकिन लिखा हुआ है कि विड्रॉल के टाइम पे भी कोई टैक्स नहीं लेंगे। इंटरेस्ट विड्रॉल वुड बी एग्जेम्प्ट। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप। सर एजुकेशनल स्कॉलरशिप, आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन में, जैसे मे बी ICI में आपने AIR1 आ गया, तो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, सर क्या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी होगा बेटा? आपको सपोज करो अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर तुम्हारी रैंक 1 आ गई तो मेरे से 1 लाख रुपए ले लेना मेरे इंस्टीट्यूट से, तो क्या सर अगर जब हमारी रैंक आ जाएगी और आप हमें 1 लाख रुपए दे दोगे तो क्या वो भी सर स्कॉलरशिप के नाम से एग्जेम्प्ट होगा? नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। इसीलिए तो देता नहीं हूं, टैक्सेबल हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके ऊपर अगर मैंने दे दी स्कॉलरशिप तो। ठीक है, ये कब होता है, वो यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वैसे करके। द वैल्यू ऑफ द स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वुड बी एग्जेम्प्ट। एक चीज बस यहाँ पे याद रखना, जो भी स्कॉलरशिप मिली है, क्यों मिली है, टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सर मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हूँ, दिल्ली स्टूडेंट का मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे दिल्ली की सरकार कहती है जाओ भाई बाहर हार्वर्ड में पढ़ो, हम पैसा देंगे तुम्हारा, ये लो 1 करोड़ रुपया, तो क्या वो मेरी इनकम है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, irrespective of the amount of source of scholarship। आइए पेमेंट बाय MPs एंड MLA, सॉरी पेमेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो भी पेमेंट होती है और MLAs को जो भी पेमेंट होती है, एग्जामिशन करवा ली भाई, खेल गए ये लोग 10 सबसेक्शन 17 में। द फॉलोइंग इनकम ऑफ MPs और स्टेट लेजिस्लेचर्स, द फॉलोइंग इनकम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? MP, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को MLA, वुड बी एग्जेम्प्ट, यानी कि ये 3 इनकम। डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MPs, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MLAs। क्लियर है सर? इसके अंदर का आप पढ़ लेंगे बेटा। अवार्ड फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देती है ना पद्म भूषण अवार्ड, परमवीर चक्र अवार्ड, ऐसे करके जो भी अगर गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है इन पब्लिक इंटरेस्ट वो क्या हो जाएगा सर? एक्सेप्ट हो जाएगा। पेंशन रिसीव्ड, पेंशन बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, जिनको, आइए पढ़ते, एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन, तो आपको मिल क्या रहा है सर? पेंशन। रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को मिल रहा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि पेंशन की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इफ सच इंडिविजुअल वाज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपको क्या मिल गया है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सच अदर गैलेंट्री अवार्ड,
तो भाई साहब जो भी पेंशन मिलेगी तुम्हें, मान लो सर मैं आर्मी में हूँ और मैंने 6-7 टेररिस्ट को मार दिया, मार दिया मैंने, 5 टेररिस्ट को मारा, तो मुझे क्या मिल गया? परमवीर चक्र। अब जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिल जाएगी। और अगर एक टेररिस्ट की गोली मेरे को यहाँ लग गई तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा ना बेटा, तो मेरी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वैसे मुझे लग नहीं सकती। आइए, फैमिली इन रिलेशन, इसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिजाइडिंग इन, SC ST जो होते हैं बेटा शेड्यूल्ड ट्राइब, रिसाइडिंग इन, कहां रह रहे हैं? एनी एरिया स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉर्थ कचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंड लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट। सर ये का इंडिया में है? हाँ बेटा होंगे कहीं पे। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, गोरा हिल्स डिस्ट्रिक्ट। आई एम श्योर सारे बच्चों में इतनी चुल आ गई होगी कि गूगल करके देखेंगे अब, तो देख लेना। तो अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और अगर आप यहाँ रह रहे हैं, या फिर मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, हाँ सर ये नाम सुने, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, या फिर इन द लद्दाख रीजन, लद्दाख ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम एनी सोर्स इन द एरियाज और स्टेट्स अफोरसेड। सर मैं मणिपुर में रह रहा हूँ, मणिपुर में मेरी फैक्ट्री है, मणिपुर से मैं सब बेचता हूँ सामान, क्या मेरी सारी इनकम एग्जेम्प्ट? हाँ बेटे हाँ। तो फ्रॉम एनी सोर्स, सर मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ, मणिपुर में नौकरी कर रहा हूँ सर, तो मुझे सैलरी मिल रही है 50 लाख, क्या एग्जेम्प्ट है? हाँ बेटे हाँ। ठीक है। या फिर फ्रॉम एनी सोर्स इन द एरिया, अगर मैं उस एरिया में काम कर रहा हूँ, या फिर बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर मैं मणिपुर में रह रहा हूँ और मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट करा हुआ है डिबेंचर्स में, तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, क्या एग्जेम्प्ट है? हाँ बेटे हाँ। बट सर वो तो सर मणिपुर में नहीं और ये एरिया में नहीं है। बेटा डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए एरिया की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आइए, स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल 1026 AAA। सिक्किमीज इंडिविजुअल, अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं तो आप की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो कमाना चाहते हो कमा लो, या फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आपका एग्जेम्प्ट है। हो सकता है आपने बाहर, इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर दिया, आप सिक्किम में रहते हैं और आपने इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करा और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो सर वो तो सिक्किम रीजन में मैंने नहीं कमाया, बट बेटे वो एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट जो भी सिक्किमीज इंडिविजुअल है उसके लिए है। लेकिन अब एक चीज समझना, एक सिक्किमीज वुमेन है, अगर उन्होंने एक नॉन सिक्किमीज से शादी कर ली तो वो ये बेनिफिट खो देंगी। सर एक सिक्किमीज वुमेन है, ठीक है, और उनकी शादी हो गई किससे सर? नॉन सिक्किमीज से। सर एग्जाम्पल बना दो, मान लो बेटे अब हमारे एग्जाम्पल में शादी किसकी होगी आपको तो पता ही है। मान लो एक सिक्किमीज वुमेन है, उनकी शादी हो गई दुष्यंत सर से, नॉन सिक्किमीज वुमेन विड्स दुष्यंत सर, तो इनको जो पहले जो बेनिफिट मिल रहे थे कि ये अपनी स्टेट में जो कमाएंगी वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट और डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, शादी होने के बाद क्या मिलेगा? अब नहीं बेटे नहीं नहीं। यानी कि यहाँ भी जब ये बात नॉन सिक्किमीज वुमेन को पता लगेगी कि दुष्यंत सर से शादी करके मेरे को तो नुकसान है, तो यहाँ भी दुष्यंत सर की बात नहीं बनी बेटे, यहाँ भी बात नहीं बनी। कोई बात नहीं दुष्यंत सर, दिल छोटा नहीं करते।
आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप रीड कर लोगे सर, इतना सारा बता दिया मैंने। टी बोर्ड सब्सिडी, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय असेसी। अगर आपको कोई भी सब्सिडी मिल रही है, किसने दिया है? असेसी ने। सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी, आपको सब्सिडी मिल रही है, किसको मिल रही है? असेसी को। क्यों मिल रही है? क्योंकि ही इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम टी बोर्ड विल बी होली एग्जाम। सर ये टी बोर्ड क्या होगा? होगा बेटे कुछ, भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ये रेगुलेट करता है कि इंडिया में अप्रोप्रिएट टी मैन्युफैक्चर हो। तो बहुत सारे लोगों को टी बोर्ड प्रोत्साहित करता होगा। मैं जब कोलकाता में पोस्टेड था, मैंने टी बोर्ड देखा था बेटा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है टी बोर्ड का। तो दे माइट बी हेल्पिंग पीपल कि भाई तुम टी मैन्युफैक्चर करो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे। तो वो जब सब्सिडी मिलेगी तो जो भी इंसान को सब्सिडी मिल रही है उसके हैंड में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1030। सर ये पढ़ना है बेटे, पढ़ सकते हो आप, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। अदर सब्सिडीज, सर होमवर्क दे दो, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है बेटे, अदर सब्सिडीज में क्या है? आप रबड़ बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, कार्डमन बना रहे हो, एनी अदर स्पेसिफिक कमोडिटी। 1035 इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आपको अगर इनकम हो रही है किससे? फ्रॉम यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? म्यूचुअल फंड यूनिट्स। और ये म्यूचुअल फंड्स कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड होने चाहिए? 1023D। याद करने वाली बात है बेटा। आपके म्यूचुअल फंड्स कौन से स्पेसिफाइड होने चाहिए? 1023D। अगर ऐसा है तो आपको जो भी इनकम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेम्प्ट, shall be exempt. Any income received in respect of units from administrator of specified undertaking। सर ये क्या होता है? याद करना है बस, स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड। क्लियर है? अब आखिरी पहलू आ गया बेटा, जिसका मुझे अलग वीडियो बनानी है इसकी। तो मैं आपको ये बता दूं हमने क्या कवर कर लिया। क्या हमने सारी लिस्ट कर ली? हाँ बेटे हाँ, हो गई, आपको पता भी नहीं लगा और सारा खत्म। अब हमारा सिर्फ क्या बच रहा है? 10AA, और इसकी वीडियो 15 मिनट की मुझे अलग से बनानी है बच्चे। उसका कुछ रीजन है, ठीक है? 15 मिनट की अलग बनानी है, और आज ही आपको ये पूरा चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, आज ही मिलेंगी। अभी पहले मैं आपको ये वाली वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है? फिर उसके बाद आज ही में आपको मैं 10AA की वीडियो आज शेयर कर दूंगा 15 मिनट की। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए एक बार आपको मैं थोड़ा सा कंफर्ट दे दूं। 10AA चल रहा है ये, ठीक है? 10AA चलेगा, यही 10AA ही चल रहा है। फिर 14A एक छोटा सा सेक्शन है और आपका ये चैप्टर खत्म बेटा। तो सर क्या हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बेटे हाँ, ये भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, सारा कर सकते हो बच्चे, सब आपके पास आ गए। तो आपको जिन बच्चों का एग्रीकल्चर इनकम हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम भी कर डालो, ये वाली क्लास भी देख डालो, और 10AA भी मैं आपको दे दूंगा आज। फिर ये आराम से आप मॉड्यूल, ये वाला चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट है, ठीक है? 10AA 5-10 मिनट का, कोई बड़ा नहीं है, तो टेंशन मत लेना कि सर अलग से दे रहा है तो बहुत बड़ी चीज आने वाली है। कुछ नहीं है, बस मेरा पर्पस है कि यूट्यूब पर 10AA मैं स्पेसिफिक डालना चाहता हूं, क्योंकि वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्लियर है? चलिए, और आखिरी में बोलूंगा बच्चे, खुदा हाफिज, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।